नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रायोफाइट्स के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ब्रायोफाइट स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं जो कल की क्लास में हम लोगों का मिस हो गया था। देखिए, कल की क्लास में जो लास्ट हमारी क्लास थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो अपना ब्राउन एल्गा या फियोफाइसी क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है वो तीन टाइप का होता है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस, एन आइसोगेमस। और यहां पर हमें ब्राउन एल्गा के अंदर जो है वो ऊगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने के लिए मिलता है। ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया था यहां पर जो फर्टिलाइजेशन होती है गेमीट्स की वो पानी के अंदर होगी या फिर वो होगी ऊगोनियम के अंदर। ये चीज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अपना जो फीमेल और मेल गेमीट होगा वो फ्यूज करेगा या तो वाटर के अंदर या फिर वो फ्यूज करेगा oogoनियम के अंदर, जो है अपना फीमेल का, ठीक है, सेक्स ऑर्गन। ठीक है, वहां पर ये क्या करने वाले हैं, फ्यूज करने वाले हैं। अब बच्चों, हमारा एक पॉइंट मिस हो गया था कि यहां पर किस टाइप के गेमीट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, जो ब्राउन एल्गा के अपने गेमीट्स रहते हैं बच्चों वो रहते हैं पायरीफॉर्म शेप के, पायरीफॉर्म इन शेप, या फिर दे आर पियर शेप्ड। हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो एसेक्सुअल स्पोर्स यहां पर हमें ब्राउन एल्गा में देखने के लिए मिलते हैं वो भी पियर शेप के ही होते हैं। सेम ऐसे ही इनके गेमीट्स होते हैं, गेमीट्स भी पियर शेप के या फिर पायरीफॉर्म शेप के ही मिलते हैं। ठीक है, और बच्चों ये भी क्या होते हैं, स्पोर्स की तरह, ये भी स्पोर्स की तरह अपने रहते हैं बायफ्लैजिलेटेड। हमें यहां पर दो फ्लैजिला देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे कि हमने स्पोर्स में भी पढ़ा था, ब्राउन एल्गा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल स्पोर्स की हेल्प से होता है या जू स्पोर्स की हेल्प से होता है। उन स्पोर्स के पास दो फ्लैजिला थे, वो भी पियर शेप के थे, और उनके जो फ्लैजिला थे देवर लेटरल फ्लैजिला। तो यहां पर बच्चों जो हमें ब्राउन एल्गी के अंदर गेमीट्स और जो स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं एसेक्सुअल स्पोर्स या फिर जू स्पोर्स, वो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, शेप में भी और फ्लैजिला के नंबर में भी, और बच्चों फ्लैजिला की पोजीशन में भी। इस तरीके से ये आपका पियर शेप है, एक फ्लैजिला बहुत बड़ा रहने वाला है, दूसरा फ्लैजिला अपना क्या रहेगा, छोटा। ठीक है, ये बात हमारी मिस हो गई थी, तो आप इस पॉइंट को अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, रेड एल्गा में हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि वहां कोई भी हमें मोटाइल गेमीट्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आप नोट कर सकते हैं कि ब्राउन एल्गा के जो अपने गेमीट्स रहते हैं वो पियर शेप के होते हैं, उनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, और फ्लैजिला की जो पोजीशन अपनी रहती है वो लेटरल रहती है, साइडों में प्रेजेंट होते हैं फ्लैजिला। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में। ये हमारा जो लेक्चर रहेगा आज का वो रहेगा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट ब्रायोफाइट्स। ठीक है, और कल की क्लास में या उससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिवरवर्ट्स और मोसिस के बारे में डिटेल में। देखिए, हैबिटेट क्या होता है बच्चों, अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं ब्रायोफाइट्स के, दे आर फाउंड ग्रोइंग commonly in moist shady places, moist and shaded areas or places in the hills। हमें ब्रायोफाइट्स ज्यादातर हिल्स एरिया में देखने के लिए मिलेंगे, ऐसी जगह पर देखने के लिए मिलेंगे बच्चों जहां पर हल्की हल्की नमी रहेगी। मॉइस्चर का क्या मतलब होता है, मॉइस्ट का मतलब होता है एयर में हल्का सा वाटर वेपर्स वहां पर रहने वाला है। और शेडी का क्या मतलब है, शेडी का मतलब है कि हल्की हल्की छांव भी इनके ऊपर रहती है। तो हिल्स में एक ऐसा एरिया जहां पर शेड भी है और जहां पर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, वहां पर हमें अक्सर ब्रायोफाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत टॉल टॉल ट्रीज होंगे, और यहां पर ये देखिए इस तरीके से ब्रायोफाइट्स ग्रो कर रहे हैं। यहां पर हल्की हल्की शेड रहेगी और बहुत ज्यादा मॉइस्चर है। और बच्चों, ज्यादातर अपना अगर हम बहुत प्रिक्यूलरली लिखें कि इनका हैबिटेट क्या है, तो हम ये भी लिख सकते हैं डैम्प, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ठीक है, शेडी प्लेसेस। तो ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं बच्चों, जो शेड में ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट जो शेड लवर्स होते हैं या शेड में ग्रो करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं शियोफाइट्स। तो यहां पर ब्रायोफाइट्स को हम बोल सकते हैं, अगर वो शेड में ग्रो कर रहे हैं, दे आर आल्सो शियोफाइट्स। तो शियोफाइट्स अपने होते हैं शेड लविंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट जो शेड को पसंद करते हैं, शेड लविंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, देखिए हैबिटेट के बाद यहां पर हमें डिस्कस करना है कि जो अपने ब्रायोफाइट्स होते हैं उसमें हमारे पास दो टाइप के मेंबर्स आते हैं। जैसे कि हमने एल्गा में पढ़ा, एल्गा में अपने पास तीन टाइप की एल्गी थी, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। इसी तरीके से बच्चों जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं,
पहले जो ब्रायोफाइट्स हैं अपने, वो है अपने लीवरवर्ट्स, लीवरवॉर्ट्स। दूसरे टाइप के ब्रायोफाइट्स बच्चों अपने होते हैं मॉसेस। ठीक है, तो ये दो कैटेगरी ऑफ ब्रायोफाइट्स हमें यहाँ पर चैप्टर में डिस्कस करनी है। ठीक है, लीवरवर्ट्स को लीवरवर्ट्स क्यों बोला गया है? लीवरवॉर्ट्स को लीवरवॉर्ट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इनकी जो प्लांट की बॉडी डिजाइन होती है वो हमारे लीवर से मिलती जुलती है। ठीक है, ये हमारे लीवर से इनकी शेप जो है वो मिलती है। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी जो हमें डिस्कस करनी है वो है अपनी मॉसेस। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिक है जिससे हम ब्रायोफाइट्स के सारे एग्जांपल्स लर्न कर सकते हैं। देखिए, लीवरवॉर्ट्स में हमें एक ही एग्जांपल लर्न करना है, लेकिन मॉसेस के हमें यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करने हैं। देखिए, आपकी ट्रिक यहाँ पर रहेगी मिस्टर प्लीज सबमिट फी। ठीक है, ट्रिक क्या है अपनी? ट्रिक है मिस्टर प्लीज सबमिट फी। देखिए, जो मिस्टर है उसका जो एम है वो अपना एग्जाम्पल है लीवरवॉर्ट्स का, तो यहां पर एम से एग्जाम्पल हो जाने वाला है लीवरवॉर्ट्स में, और प्लीज सबमिट फीस ये अपना एग्जाम्पल हो जाने वाला है बच्चों किसका? मॉसेस का। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है कि मिस्टर जो है वो एम है, वो एग्जाम्पल है लीवरवॉर्ट्स का, और PSF प्लीज सबमिट फीस ये तीनों जो इनिशियल्स हैं ये एग्जाम्पल्स हैं अपने मॉसेस के। तो देखिए, यहां पर लीवरवॉर्ट्स का हमें एक ही एग्जाम्पल ध्यान रखना है बच्चों, वो है अपना मार्केंशिया। मार्केंशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीवरवॉर्ट। इसी तरीके से मॉसेस में हमें 3 एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं बच्चों, वो है अपने पॉलीट्राइकम एक एग्जाम्पल है मॉस का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मॉस है बच्चों, अभी हम यहां पर इसको सिग्निफिकेंस में पढ़ने वाले हैं कि ब्रायोफाइट्स की हमारे लिए क्या इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, तो वहां पर हम स्पेग्नम के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट बच्चों जो अपना एग्जाम्पल है वो है फ्यूनेरिया। तो यहां पर हमें देखिए एग्जाम्पल्स पर बहुत फोकस कर रहा है, ये चैप्टर से हमें डर इसीलिए लगता है क्योंकि हम एग्जाम्पल्स लर्न नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिक्स को लर्न करेंगे और ट्रिक्स को बार बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो है वो टिप्स पे हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो लीवरवॉर्ट का एग्जाम्पल है अपना मार्केंशिया, मिस्टर, और प्लीज सबमिट फीस PSF, तो हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे मॉसेस के एग्जाम्पल्स पॉलीट्राइकम, स्फेगनम एंड फ्यूनेरिया। ठीक है, ये हमें यहीं के यहीं लर्न कर लेने हैं एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए देखिए, अब बच्चों जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं इनको हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फी वर्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? एम्फी वर्ड का मतलब होता है बोथ, है ना। एम्फी वर्ड स्टैंड्स फॉर बोथ। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं बच्चों जो वैसे तो ग्रो ये जनरली सॉइल के अंदर करते हैं, बट इनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, इनको एक्वाटिक हैबिटेट या मॉइस्चर में रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इनको अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, व्हाई? सो हम लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स कैन ग्रो इन सॉइल but they require water for sexual reproduction. Sexual reproduction में क्या जरूरत है वाटर की? For the transfer of gametes. तो गेमीट्स को ट्रांसफर करने के लिए बच्चों इन्हें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इनके आसपास के एरिया में मॉइस्चर या पानी नहीं होगा तो इनके गेमीट्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, और अगर गेमीट्स ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। कोई भी ब्रायोफाइट रिप्रोड्यूस करके कोई नया ब्रायोफाइट नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो बच्चों वैसे टेरिडोफाइट्स का अगर हम लोग लाइफस्टाइल देखते हैं तो उनका लाइफस्टाइल भी ऑलमोस्ट ऐसा सा ही है, वो भी सॉइल में ग्रो करते हैं, लैंड पर ग्रो करते हैं, उनको भी वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन। लेकिन यहां पर ब्रायोफाइट्स को ही सिर्फ एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला गया है क्योंकि ये शायद फर्स्ट प्लांट है। ये रीजन है इसका बच्चों कि ये एल्गा तो पूरा कहां था, आपने पढ़ा है कि एल्गा पूरा का पूरा अपना एक्वाटिक हैबिटेट में है जनरली, मेजरली। प्राइमरली एल्गा कहां मिलता है? एक्वाटिक हैबिटेट में। हमने ये भी पढ़ा कि मैम कभी कभी मॉइस्ट स्टोन सॉइल वगैरह पर भी मिलता था, और मैम कभी कभी एल्गा हमें एसोसिएशंस में भी मिलता था, जैसे कि स्लॉथ बेयर के साथ, जैसे कि अपना लाइकेंस के साथ, वो हमने डिस्कस किया है। लेकिन हमने पढ़ा है कि अक्सर कहां मिलते हैं एल्गा? पानी के अंदर। लेकिन ये फर्स्ट प्लांट्स हैं बच्चों जो पानी से निकल के कहां आए? सॉइल के अंदर आए या लैंड पर आए।
लेकिन इन्हें अभी भी पानी की जरूरत है अपने गेमीट्स को ट्रांसफर करने के लिए। तो इसीलिए टेरिडोफाइट्स को नहीं बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, क्योंकि ये पहले प्लांट है जो पानी से निकलकर लैंड पर आए हैं और इनको पानी चाहिए अपनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलिए देखिए, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है। देखिए, प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर हम प्लांट बॉडी की बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की, देखिए अब हम एल्गा डिस्कस कर चुके हैं। हम जितने भी टॉपिक्स अब पढ़ते जाएंगे बच्चों, हम एल्गा के बाद आज ब्रायोफाइट डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग टेरिडोफाइट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, हम सारे के सारे प्लांट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पर पुराने से भी कंपेयर करना पड़ेगा कि मैम जो अब ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी है वो एल्गा की प्लांट बॉडी से किस तरीके से डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, तो हमें इन चीजों पर भी ध्यान देना। देखिए, तो यहां पर एनसीईआरटी स्टेटमेंट लिखती है कि द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स is more differentiated than the alga, more differentiated than the alga। नीट में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, डिफरेंशिएटेड देन द एल्गा। अगर आपको स्टेटमेंट आ जाए कि भाई क्या हमारे ब्रायोफाइट जो प्लांट है उनकी प्लांट बॉडी थोड़ी ज्यादा एडवांस टाइप की है या ज्यादा डिफरेंशिएटेड टाइप की है एल्गा से, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिफरेंशिएटेड का मतलब बच्चों ये होता है, देखिए यहां पर जो सेल्स का नंबर है वो भी ज्यादा होगा, एल्गा के कंपैरिजन में यहाँ पर सेल का नंबर भी ज्यादा हो सकता है, और जो सेल्स हैं वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड भी ज्यादा होगी एल्गा के कंपैरिजन में। तो ये मतलब है इस लाइन का। ठीक है, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, यहां पर जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो होती है थैलॉइड लाइक या फिर थैलस लाइक। प्लांट बॉडी कैसी रहती है? प्लांट बॉडी अपनी रहती है थैलस लाइक। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज भी दोबारा से भी डिस्कस करेंगे। जो यहां पर अपना थैलस रहता है बच्चों वो दो टाइप का हो सकता है, थैलस कैन बी प्रोस्टेट एंड थैलस कैन बी इरेक्ट। देखिए क्या मतलब है, अभी थैलस लाइक का मतलब अभी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रोस्टेट का मतलब होता है जब आपकी जो थैलस लाइक बॉडी है वो सरफेस के इस तरीके से, मान लीजिए ये सबस्ट्रेटम है, कोई सरफेस है जहां पर आपको ब्रायोफाइट्स ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं, इसके पैरेलल इस तरीके से बॉडी हो, मतलब जो बॉडी है जैसे मान लीजिए ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर इस तरीके से है ना, पूरे के पूरे मैट की तरह इस तरीके से अगर ग्रो करती है कोई चीज तो उसको बोलते हैं प्रोस्टेट बॉडी, बिल्कुल पैरेलली। ठीक है, मॉसिस नहीं एग्जांपल अच्छा है, ये एक सरफेस है और इसके इस तरीके से पैरेलली पूरा का पूरा आपका कोई ब्रायोफाइट ग्रो करता है, इसका मतलब वो प्रोस्टेट टाइप का है। इरेक्ट का मतलब होता है बच्चों ये सबस्ट्रेटम है और सबस्ट्रेटम से जो बॉडी है वो हल्की सी इस तरीके से वर्टिकली उठी हुई है। ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेटम है और जो हमारी जो ब्रायोफाइट है वो ग्रो कर रहा है वर्टिकली इस तरीके से ऊपर की तरफ, ये पैरेलली ग्रो करती है सरफेस के और ये ग्रो करता है वर्टिकली सरफेस से। ठीक है, तो ये इरेक्ट बॉडी है, ये आपकी प्रोस्टेट बॉडी है। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखनी है। अब बच्चों जब बात आ ही गई है सबस्ट्रेटम की, तो मैम क्या ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं? नहीं होते हैं, तो अटैच्ड होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर attached to the substratum with the help of unicellular or multicellular rhizoids, with the help of unicellular और मल्टीसेलुलर राइजोइड। देखिए इसका क्या मतलब, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हमने ये पढ़ा था ब्राउन एल्गा के अंदर कि ब्राउन एल्गा में मैम अपना बहुत सारी चीजें मिलती है देखने के लिए। क्या क्या मिल रहा था ब्राउन एल्गा के अंदर? ब्राउन एल्गा में हमें देखने के लिए मिल रहा था होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट की हेल्प से ब्राउन एल्गा जो है वो सरफेस को अटैच कर रहा था। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था जिसको स्टाइप बोल रहे थे, और ऊपर एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन था जिसको बोल रहे थे हम फ्रॉन्ड। तो यहां पर जो अपने ब्रायोफाइट्स हैं वो भी सरफेस से अटैच्ड होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स की हेल्प से अटैच होते हैं। अब राइजोइड यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि कहां पर हमें यूनिसेलुलर देखने को मिलेगा और कहां पर मल्टीसेलुलर। ठीक है बच्चों, तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग बॉडी डिजाइन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मैम थैलस लाइक बॉडी डिजाइन का क्या मतलब है। देखिए थैलस लाइक बॉडी डिजाइन का मतलब है कि दे लैक
ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। जिस प्लांट बॉडी के अंदर ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट हमें देखने के लिए नहीं मिलती है, उसको हम बोलते हैं थैलॉइड बॉडी। तो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी है, दे लैक ट्रू स्टेम, लीफ एंड रूट। ठीक है, इसको बोलते हैं थैलॉइड बॉडी। ठीक है, अब देखिए ट्रू रूट, लीफ और स्टेम किसको बोलते हैं? देखिए बच्चों, ट्रू रूट, लीफ और स्टेम उसको बोला जाता है जिनके पास होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। अगर किसी लीफ के पास वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं या जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है तो हम उनको ट्रू बोलते हैं। लेकिन यहां पर हमें वेस्कुलर बंडल्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स की लीफ में, स्टेम में और रूट में कोई भी जाइलम और फ्लोएम नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि दे लैक ट्रू रूट, लीफ एंड स्टेम। ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? दे पोजेस, इनकी जो ब्रायोफाइट्स की जो बॉडी डिजाइन होती है या जो बॉडी होती है, दे पोजेस लीफ लाइक, स्टेम लाइक, जैसा, एग्जैक्टली वैसा नहीं है बट लाइक, एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। इनकी बॉडी में स्टेम लाइक, लीफ लाइक एंड रूट लाइक स्ट्रक्चर्स यहां पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, जैसे हमने देख लिया रूट लाइक स्ट्रक्चर का क्या नाम है? रूट लाइक स्ट्रक्चर का नाम है राइजोइड्स। अपने क्या नाम है बच्चों? राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यू पीपल कैन चेक दिस ई है या नहीं है स्पेलिंग में। ठीक है, पीपल कैन चेक दिस वन। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस कर लिया बच्चों? हमने डिस्कस कर लिया है कि जो अपने ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो बॉडी है वो एल्गा से थोड़ी सी ज्यादा एडवांस टाइप की है। इनकी बॉडी थैलॉइड है। थैलॉइड का मतलब होता है इनके पास ट्रू रूट, लीफ और स्टेम नहीं है। इनके पास लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलते हैं। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं राइजोइड्स, वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और वो मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बच्चों यूनिसेलुलर की, तो एक सिंगल सेल है जो ऐसे रूट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। यहां पर क्या होगा? मल्टी सेलुलर में इस तरीके से बहुत सारे सेल्स मिल मिल के इस तरीके से ब्रांचेस अपनी बनाने वाले हैं। बहुत सारे सेल होंगे और बहुत ज्यादा ब्रांचेस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। आइए आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि मैम अगर हम किसी ब्रायोफाइट प्लांट को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर हम मेन प्लांट बॉडी की बात करते हैं किसी ब्रायोफाइट की बच्चों, तो हम लोग देख रहे हैं वहां पर गेमिटोफाइट। जैसा हमने एल्गा में भी डिस्कस किया है, अगर हम किसी एल्गी को देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं? हम उसके लाइफ में उसका गेमिटोफाइट देख रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बच्चों इस ब्रायोफाइट वाले प्लांट को देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर जो पिक्चर है वो है आपका मार्केंशिया। ये क्या है बच्चों? ये कौन सा ब्रायोफाइट है? ये जो ब्रायोफाइट है ये है अपना मार्केंशिया। तो जब भी हम किसी ब्रायोफाइट की बॉडी को देखते हैं हम उसका गेमिटोफाइट देखते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइट्स के अंदर वो होती है गेमिटोफाइट। और हमने बहुत बार ये चीज डिस्कस कर ली है कि जो गेमिटोफाइट होता है वो हमेशा हमारा होता है हेप्लॉइड। ठीक है, और इसके पास क्या होते हैं बच्चों? गेमिटोफाइट के पास अपने रहते हैं सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स देखने के लिए मिलते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। और इन सेक्स ऑर्गन्स की हेल्प से क्या होता है बच्चों? यहां पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, वो बनाते हैं मेल गेमीट्स। ठीक है बच्चों, और जो अपने फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो बनाते हैं फीमेल गेमीट्स। इसका मतलब हमने क्या डिस्कस किया है? हमने ये डिस्कस किया है कि ब्रायोफाइट्स को जब हम देखते हैं तो हम उनकी जो मेन प्लांट बॉडी देख रहे हैं वो गेमिटोफाइट है, वो एक हेप्लॉइड प्लांट बॉडी है। इस प्लांट बॉडी के ऊपर हमें सेक्स ऑर्गन्स देखने के लिए मिलेंगे। जो अपने मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे वो भी हेप्लॉइड होंगे और जो अपने फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे वो भी हेप्लॉइड होंगे। और ये सेक्स ऑर्गन जिन स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, जैसे कि मेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा मेल गेमीट, वो भी हेप्लॉइड होने वाला है बच्चों। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिस गेमीट को बनाएगा वो भी अपना क्या होने वाला है? वो भी अपना होने वाला है हेप्लॉइड। तो गेमिटोफाइट एक हेप्लॉइड स्ट्रक्चर है, उससे जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनको हम लोग बोलते हैं गेमीट और वो भी अपने होंगे हेप्लॉइड। तो हेप्लॉइड से हेप्लॉइड स्ट्रक्चर कैसे बनता है बच्चों? माइटोसिस से। तो यहां पर माइटोसिस होगी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर और हेप्लॉइड से हेप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए अगर हम यहां पर बच्चों बात करते हैं कि मैम जो ब्रायोफाइट्स के अपने सेक्स ऑर्गन्स है क्या वो यूनिसेलुलर है या फिर वो मल्टी सेलुलर है, तो यहां पर बच्चों ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स है अपने वो होते हैं मल्टी सेलुलर। और साथ में इनके ऊपर एक जैकेट भी रहती है। जैकेट का क्या मतलब है? कि सेल्स की एक लेयर रहती है, जैकेटेड है। ठीक है,
मल्टी सेलुलर है, ध्यान रखना है, और जैकेट है इनके ऊपर। अभी मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, ठीक है। देखिए, जो अपने दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स है, पहले उनको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। अगर हम बात करते हैं मैम मेल सेक्स ऑर्गन्स की, मेल सेक्स ऑर्गन हो बच्चों चाहे फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, किसके ऊपर देखने के लिए मिलेगा? वो हमें देखने के लिए मिलेगा एक गेमेटोफाइट की बॉडी के ऊपर या एक गेमेटोफाइट के ऊपर। तो अपना जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है यहाँ पर, उसका नाम होता है क्या बच्चों? यहाँ पर मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है एंथ्रीडियम। मेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? एंथ्रीडियम। कैसा होगा? हैप्लॉइड। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो उसका क्या नाम होगा बच्चों? अगर आप इसको एल्गा से कंपेयर करें तो एल्गा में हमने पढ़ा था कि फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है ऊगोनियम। यहां पर कोई ऊगोनियम नहीं है बच्चों। यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता है? यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम। तो ये भी अपना क्या होने वाला है? हैप्लॉइड। तो बच्चों यहां पर अब देखिए कहानी थोड़ी सी चेंज हो गई है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चाहे ब्रायोफाइट्स की बात करें, चाहे टेरिडोफाइट्स की, और चाहे हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, भी हम आगे डिस्कस करेंगे, सभी में फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम जो अपना होता है वो होता है आर्चिगोनियम। ठीक है। एल्गा में फीमेल सेक्स ऑर्गन का क्या नाम है? एल्गा के अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम होता है अपना ऊगोनियम। ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए, जो अपना मेल सेक्स ऑर्गन होता है बच्चों, वो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है, उसमें एक इस तरीके से स्टॉक रहती है और इस तरीके से अपना एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर होता है, और यहां पर ऊपर से रहती है जैकेट। ठीक है, ये सेल्स की लेयर है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों बहुत सारे सेल्स होते हैं। ये सेल्स हमारी क्या बनाती हैं? ये सेल्स हमारी बनाती हैं आपकी एंथेरोजोइड्स। यहां पर क्या बनते हैं? इन सेल्स की हेल्प से बनते हैं एंथेरोजोइड्स या फिर स्पर्म्स। ठीक है। और यहां पर जो अपना फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम बोल रहे हैं आर्चिगोनियम, उसकी शक्ल कैसी होती है? उसमें इस तरीके से ये फ्लास्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। कैसी शक्ल है? फ्लास्क शेप। ठीक है। ये इस तरीके से क्या रहती है? इसकी एक नेक रहती है इस तरीके से, और यहां पर हमें आर्चिगोनियम के ऊपर भी एक जैकेट देखने के लिए मिलती है। जैकेट मतलब लेयर ऑफ सेल्स, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। और इसके अंदर बच्चों यहां पर बैठा होता है अपना एग। ठीक है। तो ये अपना आर्चिगोनियम है, और आर्चिगोनियम के अंदर क्या होता है? यहां पर होता है अपना एग। ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो अपने एंथ्रीडियम होते हैं ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेटेड। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहां पर भी देखिए कैसे हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स। यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं अपने बायफ्लैजिलेटेड। ठीक है, बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। और यहां पर क्या होता है? आर्चिगोनियम पोजेस, आर्चिगोनियम के पास क्या होता है? इट पोजेस एन एग। इसके पास होता है एग। तो हमने ये डिस्कस किया है, अभी हमने क्या डिस्कस किया है कि जो हमारा मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो बनाएगा मेल गैमीट्स। तो मेल गैमीट्स का नाम है यहां पर एंथेरोजोइड्स। और कैसे होते हैं? इस तरीके से कॉमा शेप्ड के होते हैं और बायफ्लैजिलेटेड होते हैं बच्चों। बायफ्लैजिलेटेड, कॉमा शेप्ड एंड बायफ्लैजिलेटेड, दो फ्लैजिला मिलेंगे इनके ऊपर देखने के लिए। जो अपना फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसको हम आर्चिगोनियम बोल रहे हैं बच्चों, इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है एग, या फिर हम लिख सकते हैं फीमेल गैमीट। ठीक है। तो हमें क्या चीज क्लियर हो गई बच्चों? हमें अब ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो मैम हम किसी ब्रायोफाइट को देखते हैं तो हम ब्रायोफाइट में गेमिटोफाइट को देख रहे हैं, जो कि एक हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है। उस हैप्लॉइड प्लांट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है अपने सेक्स ऑर्गन्स, मेल भी और फीमेल भी। ठीक है। मेल जो सेक्स ऑर्गन होगा अपना वो बनाएगा मेल गैमीट्स, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा अपना वो बनाएगा फीमेल गैमीट। ठीक है। चलिए, हाँ जी बच्चों, अब हम लोग इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम किसी ब्रायोफाइट की बात करते हैं तो मैम ब्रायोफाइट के अंदर जब हम एक प्लांट को देख रहे हैं तो वो है उसका गेमिटोफाइट। ओके, गेमिटोफाइट के पास अपनी दो चीजें रहने वाली है। कौन कौन सी? एक चीज अपनी रहेगी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों। और दूसरा अपना गेमिटोफाइट के पास रहने वाला है बच्चों मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं यहां पर? ब्रायोफाइट्स में इसको हम बोल रहे हैं आर्चिगोनियम, और यहां पर मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोल रहे हैं बच्चों? मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोल रहे हैं एंथ्रीडियम। ठीक है। यहां पर जो अपना फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा एग, और जो अपना मेल सेक्स ऑर्गन होगा बच्चों वो बनाएगा स्पर्म्स या फिर बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स। ठीक है। फिर क्या होगा? फिर वाटर की हेल्प से ये दोनों मिलने वाले हैं। जो अपने एंथेरोजोइड्स हैं
वो वाटर में ट्रैवल करके आने वाले हैं। हमें पता है कि मैम इस तरीके से आर्चिगोनियम के अंदर एग बैठा हुआ है, ठीक है, एक प्लांट बॉडी के ऊपर, दोनों सेम प्लांट बॉडी पे भी हो सकते हैं। देखिए बच्चों, जो अपना ये गेमेटोफाइट है, दोनों मेल सेक्स ऑर्गन्स हम आगे डिस्कस करेंगे, एक प्लांट के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और तो अलग अलग गेमेटोफाइट के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब एक अपना मेल थैलस होगा, एक फीमेल थैलस होगा, तो दोनों अलग अलग पे भी मिल सकते हैं और एक के ऊपर भी मिल सकते हैं। अभी हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, एंथोरेजोइड जो होते हैं बच्चों, वो पानी में स्विम करके किसके पास आ जाएंगे, वो आ जाएंगे अपने एग के पास, और क्या बन जाने वाला है, यहाँ पर अपना बन जाने वाला है एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। इसका मतलब ये हुआ कि मैम जब यहाँ पर ये एग जो था, अगर उससे यहाँ पर स्पर्म्स, ये जो एंथोरेजोइड्स हैं, ये आकर मिलेंगे इस तरीके से, तो जो स्ट्रक्चर अपना बन जाने वाला है उसको क्या बोलेंगे बच्चों, इस तरीके से आर्चिगोनियम के अंदर एक स्ट्रक्चर बन जाने वाला है, इसको अब हम बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, अब ये एग नहीं है, अब क्या बन गया है बच्चों, जाइगोट। ठीक है, देखिए अब यहां पर बच्चों थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब ट्विस्ट क्या है, हमने ये पढ़ा था कि एल्गा में जब हम यहां से जाइगोट के बाद आगे लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि मैम यहां पर तुरंत मियोसिस हो जाती है ना, जाइगोटिक मियोसिस हमने डिस्कस करी थी एल्गा के अंदर, कि जाइगोट बनते ही उसके अंदर मियोसिस हो जाती है। तो जो अपना जाइगोट था डिप्लॉइड, वही स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था। बट बच्चों यहां पर कहानी चेंज हो गई है, यहां पर इस जाइगोट से अब बनने वाला है एम्ब्रियो। यहां पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और हम ये प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जो अपने ब्रायोफाइट्स होते हैं, दे आर फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा। क्यों बोलते हैं बच्चों फर्स्ट एम्ब्रायोफाइटा, क्योंकि एल्गा के अंदर कभी भी एम्ब्रियो नहीं बनता है। फर्स्ट टाइम जब एम्ब्रियो बनता है वो बनता है अपने ब्रायोफाइट्स के अंदर। तो ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट। ठीक है, इनके पास क्या बनता है, एम्ब्रियो। ठीक है, इस लाइफ साइकिल को बच्चों अब हम नेक्स्ट शीट पे डिस्कस करते हैं। देखिए अब बच्चों क्या होगा, अब जो ये अपना एम्ब्रियो है, इस तरीके से मान लीजिए ये अपना आर्चिगोनियम है और इस तरीके से इसके अंदर एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो क्या होगा, हमें पता है एम्ब्रियो कैसे बनेगा बच्चों, एम्ब्रियो बनेगा मैम जब इस जाइगोट के अंदर बहुत सारी माइटोसिस होंगी। ये जाइगोट जो है ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर बहुत सारी माइटोसिस होके यहां पर इस तरीके से अपना बन जाने वाला है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भी कैसा स्ट्रक्चर रहेगा बच्चों, एम्ब्रियो भी अपना रहेगा डिप्लॉइड, है ना, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रहने वाला है। अब देखिए क्या होगा, अब यहां पर जो ये एम्ब्रियो है ये और थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंशिएट हो जाता है, और मैं यहां पर बना रही हूं इस चीज को। देखिए क्या होगा, अब यहां पर बच्चों इस तरीके से जो ये एम्ब्रियो है ये डिफरेंशिएट कर जाने वाला है, और ये डिफरेंशिएट करके यहां पर बनाने वाला है अपना स्पोरोफाइट। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये जो पार्ट इसका अटैच्ड होगा यहां पर प्लांट बॉडी से, उसको हम लोग बोलते हैं फुट, इसको हम लोग बोलते हैं सीटा, और इसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। तो बच्चों एम्ब्रियो में और ज्यादा माइटोसिस हो के क्या बन जाएगा, यहां पर एक एलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग बोल रहे हैं स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट अपना क्या होने वाला है, ये स्पोरोफाइट भी अपना हो जाने वाला है डिप्लॉइड। इसका मतलब एम्ब्रियो में और ज्यादा माइटोसिस होके फुट, सीटा एंड कैप्सूल बन गए हैं, और ये सब क्या है स्ट्रक्चर, ये सारे के सारे अपने डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होता है आगे, जो ये अपना कैप्सूल है यहां पर अपनी बहुत सारी डिप्लॉइड सेल्स होती हैं, उन सेल्स का नाम होता है स्पोर मदर सेल्स। क्या नाम है यहाँ पर, स्पोर मदर सेल। अब इन स्पोर मदर सेल के अंदर बच्चों क्या हो जाने वाला है, यहां पर स्पोर मदर सेल जो है वो अपनी डिप्लॉइड है, इनके अंदर यहां पे हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, मियोसिस के बाद क्या बनेगा, मियोसिस के बाद यहां पर इस कैप्सूल में बन जाने वाले हैं बहुत सारे स्पोर्स, और जब ये कैप्सूल बर्स्ट करेगा और ये स्पोर्स बाहर रिलीज होंगे बच्चों, ये स्पोर्स फिर से क्या करेंगे, जर्मिनेट होंगे। ये सारे के सारे जो हेप्लॉइड स्पोर्स हैं अपने, क्योंकि हमारा क्या स्पोर मदर सेल क्या है बच्चों, स्पोर मदर सेल है अपनी डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में जब अपनी मियोसिस होगी उससे बन जाएंगे हेप्लॉइड स्पोर्स, और ये स्पोर्स जब बच्चों जर्मिनेट करेंगे या फिर माइटोसिस करेंगे, तो यहां पर क्या बना देने वाले हैं, यहां पर ये जर्मिनेट होकर बना देने वाले हैं एक न्यू गेमिटोफाइट। किसका गेमिटोफाइट, ब्रायोफाइट का गेमिटोफाइट। तो यहां पर अपना बन जाने वाला है एक न्यू गेमिटोफाइट, वो भी हेप्लॉइड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चलती है अपनी ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल। ठीक है, तो यहां पर हमें इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। देखो बच्चों, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, लीवर वर्ड्स में जो ये स्ट्रक्चर रहता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड नहीं होता है, लेकिन जो हमारी दूसरी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स है या ब्रायोफाइट्स है, मॉसेस,
उनमें ये बहुत बड़ा होता है, बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। अभी हम फ्यूनेरिया का डायग्राम देखेंगे कल की क्लास में कि वहां पर आपको गेमेटोफाइट के ऊपर एक बहुत बड़ा सा स्पोरोफाइट अलग से ही नजर आता है। ठीक है, तो बेसिक लाइफ साइकिल यही है। यहाँ पर क्या होता है, गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट क्या बनाता है, गेमीट्स। गेमीट्स आपस में एंथेरोजोइड पानी में ट्रेवल करके आते हैं आर्चिगोनियम के पास। एग वहां पर प्रेजेंट है, वो फ्यूज होके बनाते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। लेकिन यहाँ पर जाइगोट में बहुत सारी माइटोसिस होती है, तो यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं कि जाइगोट के अंदर नो इमीडिएट मियोसिस, नो इमीडिएट मियोसिस। एकदम से ऐसा एल्गा में जैसा होता था ऐसा यहां पर नहीं होता। ब्रायोफाइट्स में ये नहीं होता है कि जाइगोट बन गया है और जाइगोट में तुरंत मियोसिस हो जाए, नहीं, यहां पर पहले माइटोसिस होगी, माइटोसिस होने के बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में और ज्यादा माइटोसिस होगी और ये बनाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। जो अपना कैप्सूल वाला पार्ट है उसमें स्पोर मदर सेल्स होती हैं, वो डिप्लॉइड होती हैं। डिप्लॉइड सेल्स में मियोसिस होगी और वो बनाएंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करके या फिर माइटोसिस करके बना देने वाले हैं एक नया ब्रायोफाइट का गेमेटोफाइट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहां पर ब्रायोफाइट की लाइफ साइकिल अपनी चलती है। गेमेटोफाइट, उससे बना अपना स्पोरोफाइट, फिर अपना बना गेमेटोफाइट, यही चलता रहता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बने और फिर हैप्लॉइड से दोबारा से डिप्लॉइड बने, इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन। गेमेटोफाइट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से गेमेटोफाइट। ठीक है, तो ये यहाँ पर थ्योरी है बच्चों, अपने नोट्स में नोट डाउन कर सकते हैं इस चीज को। देखिए, एंथेरोजोइड्स आर रिलीज्ड इनटू वाटर। एंथेरोजोइड्स जब एग के पास आएंगे, आर्चिगोनियम में क्या बैठा हुआ है, आर्चिगोनियम में बैठा हुआ है अपना एग, तो पानी की हेल्प से आएंगे। एंथेरोजोइड्स फ्यूजेस विद एग और क्या बनाते हैं, बनाते हैं अपना डिप्लॉइड जाइगोट। यहां पर इमीडिएट रिडक्टिव डिवीजन नहीं होती, रिडक्टिव डिवीजन का मतलब होता है मियोसिस। यहां पर मियोसिस एकदम नहीं हो जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। पहले क्या होगी, पहले जाइगोट मैम माइटोसिस करेगा। जाइगोट को क्या करना पड़ता है, जाइगोट पहले बहुत सारी माइटोसिस करने के बाद एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है हमने भी पढ़ा है, स्पोरोफाइट जो है वो गेमेटोफाइट के ऊपर ही अटैच्ड होता है। स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं है। अगर ये हमारा गेमेटोफाइट है, इसी के ऊपर इस तरीके से स्पोरोफाइट प्रेजेंट है। तो जो स्पोरोफाइट है बच्चों, वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, उसकी कोई औकात नहीं अकेले। तो जो हमारा स्पोरोफाइट है वो अपनी मेन प्लांट बॉडी जो है ब्रायोफाइट की, जिसको हम लोग गेमेटोफाइट बोलते हैं, उस जो हैप्लॉइड है उसके ऊपर अटैच्ड है इस तरीके से। तो नॉट फ्री लिविंग का मतलब है ये डिपेंडेंट है, ये अटैच्ड है, बट अटैच्ड टू द फोटोसिंथेटिक गेमेटोफाइट। जो गेमेटोफाइट है वो यहाँ खाना बना सकता है, वो इसको फूड प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है किससे, गेमेटोफाइट से। अब कुछ सेल्स, उन सेल्स का क्या नाम है बच्चों, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कैप्सूल में कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं स्पोर मदर सेल। कैप्सूल के अंदर बहुत सारी डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। उनके अंदर क्या देखने के लिए मिलता है, उनके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स अपने जर्मिनेट करके क्या बना देंगे बच्चों, गेमेटोफाइट फिर से। तो इस तरीके से एक ब्रायोफाइट की जनरल सी लाइफ साइकिल अपनी चलती है। ठीक है बच्चों, ये लाइफ साइकिल आपको क्लियर होगी होप। ठीक है, अब देखिए, अब लास्ट यहां पर हमें जनरल इंट्रोडक्शन में डिस्कस करना है बच्चों इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। देखिए, वैसे बच्चों अगर हम जनरली डिस्कस करें कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ कुछ एनसीईआरटी ने मेंशन करी हुई है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो इनकी कम है, बट इनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस थोड़ी सी ज्यादा है, तो वो दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं बच्चों, स्पेशली मॉसेस, वो बहुत अच्छा फूड होते हैं। किसके लिए, बहुत अच्छा फूड प्रोवाइड करते हैं वो हर्बेशियस एनिमल्स को उन एनिमल्स को जो हर्ब्स के ऊपर फीड करते हैं। बहुत सारी बर्ड्स के लिए बहुत अच्छा खाना होता है मॉसेस, एंड बहुत सारे और दूसरे एनिमल्स एंड अदर एनिमल्स। इसका मतलब ये हुआ मैम, वैसे तो ज्यादा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, नॉट मच सिग्निफिकेंट, ज्यादा सिग्निफिकेंट ये हमारी लाइफ में रोल प्ले नहीं करते हैं, बट यहाँ पर कुछ कुछ बातें जो लिखी हुई है वो हमें पता होनी चाहिए कि जो हमारे मॉसेस होते हैं दे आर अ गुड सोर्स ऑफ एनिमल फूड। किसके लिए फूड प्रोवाइड करते हैं, हर्बेशियस एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, और बहुत सारे एनिमल्स के लिए, जैसे कि इसमें अपने इंसेक्ट्स वगैरह भी आ जाते हैं बच्चों। ठीक है,
तो जो मॉसेस रहती है उन पे फीड करते हैं यहाँ पर छोटे छोटे एनिमल्स अपने, ठीक है। चलिए दूसरा बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नीट में भी आ चुका है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अपनी एक मॉस होती है बच्चों स्फेग्नम, इसकी कुछ स्पीशीज जो हैं वो बनाती हैं पीट। देखिए पहली सिग्निफिकेंस क्या है, पहली सिग्निफिकेंस जो है स्फेग्नम से हमें एक चीज मिलती है जो है पीट, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं ये अपनी पीट है, इस तरीके से स्फेग्नम जब ड्राई हो जाता है ये पीट बनाता है। ये सारा क्या है, ये जो लेयर्स पड़ी हुई है इस तरीके से, ये सब है अपना पीट, ठीक है। ये बहुत डार्क ब्लैक कलर का होता है इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, ये पीट है। इस पीट को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है बच्चों। पीट का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी लाइफ में, पीट का सिग्निफिकेंस रोल है कि इसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। बर्निंग के काम आता है, जलाने के काम आता है चीजों को, ठीक है। तो स्फेग्नम एक मॉस है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि स्फेग्नम से मॉस बनता है और स्फेग्नम से पीट बनता है और इस पीट को हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक सिग्निफिकेंट फीचर ये है बच्चों। दूसरा सिग्निफिकेंस बच्चों यहां पर ये है, जो अपना स्फेग्नम होता है इसके पास प्रॉपर्टी होती है वाटर को होल्ड करके रखने की, तो इसीलिए इसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी यूज करते हैं। स्फेग्नम is used as is sphagnum is used as packaging material, is used as packaging material because क्यों इसको पैकेजिंग मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं, for used as packaging material for the transshipment of living material या लिविंग सैंपल। किसी भी लिविंग चीज को आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये प्लांट है, आपको ये प्लांट कहीं ट्रांसपोर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इसके ऊपर इस तरीके से स्फेग्नम को चारों तरफ से क्या कर सकते हैं, स्फेग्नम से इसको कवर कर दीजिए, तो ये प्लांट आपका बिना मुरझाए बिना कुछ हुए ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाने वाला है, बिना डिहाइड्रेट हुए। क्यों बच्चों, क्यों डिहाइड्रेट नहीं होगा ये प्लांट स्फेग्नम के लपेट दिए जाने के बाद, क्योंकि बच्चों बिकॉज it can hold, sphagnum can hold water, ठीक है। इसके पास क्या होती है, स्फेग्नम के पास, स्फेग्नम की प्रॉपर्टी होती है वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी। स्फेग्नम के पास क्या होती है बच्चों, स्फेग्नम हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी को बहुत देर तक होल्ड रखता है, जितनी देर पानी होल्ड रहेगा यहां पर इस प्लांट को पानी मिलता रहेगा, पानी की कमी नहीं आएगी इस प्लांट में, ये पानी कभी, ये जो अपना प्लांट है जो हम जिसको ट्रांसपोर्ट करना चाह रहे हैं ये कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें ध्यान रखना है कि स्फेग्नम से हमें पीट मिलता है, पीट को एज अ फ्यूल यूज करते हैं, और स्फेग्नम की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को होल्ड करके रखता है, इसलिए हम किसी भी अगर लिविंग सैंपल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो हम स्फेग्नम से उस सैंपल को कवर कर सकते हैं, ठीक है। और वो सैंपल क्या नहीं होगा हमारा, वो सैंपल हमारा कभी भी डिहाइड्रेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बच्चों इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, ठीक है। स्पेशली मॉसेस के बारे में एनसीईआरटी मेंशन करती है, वो ये में पढ़ना है। देखिए मॉसेस और लाइकेन्स जो अपने होते हैं दे आर फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स। इसका क्या मतलब है, देखिए मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है बच्चों जहां पर अभी तक कोई प्लांट ग्रो नहीं हुआ है, यहां पर क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ रॉक्स हैं। एक ऐसा एरिया जहां पर अभी तक कोई प्लांट ग्रो नहीं हुआ है, वहां पर सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स हैं, तो यहां पर जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फर्स्ट प्लांट्स होते हैं जो यहां पर आकर रह सकते हैं वो अपने होते हैं मॉसेस एंड लाइकेन्स। मॉसेस एंड लाइकेन्स जो हैं वो अपने फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं टू कॉलोनाइज बेयर रॉक्स, मतलब ऐसी जगह जहां पर अभी तक कोई नहीं आया। ऐसी स्पीशीज को बच्चों हम लोग बोलते हैं पाइनियर स्पीशीज ऑफ सक्सेशन, पाइनियर स्पीशीज ऑफ बायोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। ये हमारे कोर्स में 12th क्लास में हुआ करता था बायोलॉजिकल सक्सेशन वाला टॉपिक, अब इन्होंने यहां से नीट से भी और हर जगह से 12th के बोर्ड के कोर्स से भी यहां से डिलीट कर दिया गया। देखिए बायोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहां पर अभी तक कोई स्पीशीज आई नहीं है, सिर्फ रॉक्स ही रॉक्स हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, पहले प्लांट्स आएंगे, प्लांट्स ग्रो करेंगे, बड़े बड़े प्लांट्स आएंगे, उसके बाद वहां पर एनिमल्स आना शुरू करेंगे, एनिमल्स रहना शुरू करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो जो पहली स्पीशीज है जो रॉक्स के ऊपर आकर रहती है वो अपनी होती हैं लाइकेन्स एंड मॉसेस, और ये क्या करती हैं बच्चों, ये लाइकेन्स और मॉसेस यहां पर ग्रो करते हैं इनके ऊपर, और इन रॉक्स को बहुत ही छोटे 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 सॉइल में ब्रेक कर देती हैं। देखिए
अब बड़ी बड़ी रॉक से क्या बन गया है, सॉइल बन गया है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर हमारे लिए आसान हो गया है प्लांट्स को ग्रो करना। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा, पहले छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करेंगे, फिर बड़े बड़े प्लांट्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं मॉसेस एंड लाइकेन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज बेयर रॉक्स। ये क्या करते हैं, दे डिकम्पोज रॉक्स, क्या करते हैं, रॉक्स को पहले तोड़ते हैं, एंड प्रोवाइड substratum for higher plants to grow, higher plants to grow। ठीक है, बड़े बड़े प्लांट्स तभी ग्रो करेंगे बच्चों जब ये रॉक से क्या बन जाएगा, इन रॉक से पहले बन जाएगी अपनी सॉइल, और सॉइल पर ही ग्रो कर पाएंगे अपने छोटे प्लांट्स, फिर बड़े बड़े प्लांट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि देखिए ये रॉक्स है यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर मॉसेस ग्रो करेंगे। देखो मॉसेस ने अपनी पूरी की पूरी एक मैट सी बिछा ली, एक चादर सी बिछी हुई है, देखिए है ना, पूरे के पूरे रॉक्स पे क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए एक पूरी की पूरी चादर बिछी हुई है मॉसेस की। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है इकोलॉजिकल सक्सेशन में या फिर बायोलॉजिकल सक्सेशन में मॉसेस और लाइकेन्स का, ये आपको ध्यान रखना है। वहां से कोर्स में डिलीट हो गया, बट यहां से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, लास्ट है अपना कि जो अपने मॉसेस होते हैं दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चों, वैसे हमने अभी पढ़ा है कि यहाँ पर प्रॉपर रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है ब्रायोफाइट्स के अंदर, बट यहाँ पर हमें बहुत छोटी छोटी रूट्स देखने के लिए मिल रही हैं। वो जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम राइजोइड्स कह रहे हैं बच्चों, ये जो अपने राइजोइड्स हैं ये यूनिसेलुलर भी हैं और ये मल्टीसेलुलर भी, हमने अभी पढ़ा है इस तरीके से, है ना, और ब्रांच्ड भी है इस तरीके से। ठीक है, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे कि हमें जो यूनिसेलुलर राइजोइड्स देखने के मिलते हैं वो मिलते हैं लिवरवर्ट्स में, और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं मॉसेस में, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो बच्चों मॉसेस होते हैं उनकी रूट बहुत छोटी है, लेकिन जो ये इनके ग्रो करने का पैटर्न है, मॉसेस जो है वो बहुत दूर दूर तक, बहुत बहुत किलोमीटर्स के एरिया में ग्रो करते हैं और एक प्रॉपर चादर बिछा लेते हैं। क्या करते हैं, मॉसेस फॉर्म अ डेंस मैट ओवर द सॉइल। ठीक है, अब मान लीजिए रूट्स छोटी भी हैं लेकिन आपने बहुत बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, आप सारे में ग्रो करे हुए हो, आपने एक चादर बिछाई हुई है मॉसेस की। जब रेनफॉल होगी, मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पर रेन आएगी, लेकिन अब रेनफॉल तो होगी लेकिन आपका सॉइल इरोजन नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पर आपकी अगर डेंस मैट बिछी हुई है मॉसेस की, एक बहुत बड़ी चादर है, बहुत बड़े एरिया में चादर बिछी हुई है मॉसेस की, तो अगर यहाँ पर बच्चों हैवी रेनफॉल भी होती है तो ये इस हैवी रेनफॉल से नुकसान नहीं होने देंगी। इट प्रिवेंट सॉइल इरोजन। हैवी रेनफॉल का भी कोई असर नहीं होने वाला है, आपकी मिट्टी जो है, आपका सॉइल जो है वो बहकर नहीं जाने वाला है बारिश के पानी के साथ। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर एक चादर बिछा दी है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ पर इस तरीके से मॉसेस ग्रो किए हुए हैं। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, अगर बारिश का इफेक्ट आपको यहाँ देखना है तो बहुत बड़ी है, पूरी चादर हटानी पड़ेगी आपको। मान लीजिए बारिश हुई है तो यहाँ से पूरी चादर को हटाना बहुत मुश्किल है ना बच्चों, ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर सारे में क्या ग्रो कर रहे हैं, इस तरीके से डेंसली एक मैट की तरह आपके मॉसेस ग्रो करते हैं, तो इसको बहुत हटाना मुश्किल है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस मॉसेस का ये है कि दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बारिश कितनी भी हैवी हो जाए, यहाँ पर बहुत ही कम असर होने वाला है सॉइल के ऊपर, सॉइल आपकी बहकर नहीं जाने वाली है। ठीक है बच्चों, सो ये हमारा आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है बच्चों जनरल इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे लीवर वर्ड्स। ठीक है, थैंक यू बच्चों।